नमस्कार। पोएट्री आर्ट की कविता की पाठशाला में आज हम जो है एक ऐसे छंद पर चर्चा करेंगे जो काव्य मंचों का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है और इस छंद को कहते हैं मनहरण छंद। मनहरण का मतलब मन को हरने वाला, मनोहारी। इसकी लय इतनी खूबसूरत होती है कि इसको सुनने के बाद मन को हर लेने वाली स्थिति हो जाती है। जब कवि इस छंद में अपनी रचना का पाठ करता है तो लोग बरबस ही उस लय के साथ बंधते चले जाते हैं। इसलिए इसको मनहरण, मन को हरने वाला छंद कहा जाता है। मनहरण छंद एक वार्णिक छंद है और इस मनहरण छंद को घनाक्षरी के अलावा कवित्त या फिर मुक्तक भी कह सकते हैं। मुक्तक वगैरह इसलिए कहते हैं कि इसमें वर्ण का तो क्रम होता है, वर्ण की तो निश्चित है कि वर्ण के आधार पर छंद का निर्माण है और इसमें 4 पद होते हैं। 4 पद में 16 और 15 पर यति होती है। इसकी 16 मात्रा और 15वीं मात्रा पे यति होती है। तो 16-15 पे यति होती है, 4 पद होते हैं, हर पद में इसके तुकांत आएगा, अंत में गुरु आना आवश्यक होता है। लेकिन वार्णिक छंद होते हुए भी इसमें एक ऐसा व्यवस्थित वर्णों का क्रम नहीं है कि अगर ऊपर गुरु है तो नीचे की पंक्ति में भी गुरु के नीचे गुरु आए, जैसे गजलों में हो जाता है। इसमें वो व्यवस्था नहीं है। इसमें वर्णों के आधार पर इसकी गणना हो जाती है कि इतने वर्ण, एक पद है तो एक पद में जो है 31 वर्ण होने चाहिए। 31 वर्ण में 16 पर यति आएगी और फिर 15 पर यति आएगी और अंत गुरु से कर देती है। तो इसलिए इसको लय के आधार पर गाया जाता है। आधे वर्ण की इसमें गणना होती ही नहीं है। इसमें पूरे वर्णों के आधार पर होती है। जैसे हास्य है, हास्य में 3 मात्राएं हैं यानी गुरु और लघु, लेकिन हास्य में इसके अंदर कितने वर्ण कहलाएंगे? 2 वर्ण गिने जाते हैं। समझ गए? आज जो सा है, आधा सा, वो गिनती में नहीं, 2 वर्ण इसमें गिने जाते हैं। इसकी लय भी बहुत अच्छी है। अच्छा, और अच्छा बनाने के लिए, इसको और सौंदर्य इसमें पैदा करने के लिए, और खूबसूरत बनाने के लिए इसमें जो है एक पद को 4 चरणों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे 16 मात्रा भी यति है तो 8 8 8 7। अब इसकी गणना करो, 8 और 8 16, 8 16 8 कितने हुए? 24, 24 और 7 31। तो 31 वर्ण एक पद में 4 चरणों में इस तरह से भी व्यवस्थित कर देते हैं। 8 8 8 7 एक पद में, और 4 पदों का ये पूरा छंद होता है। ये कवि हमेशा मंचों पर, जब भी वीरस का कवि हुआ खासतौर पे, इस मनहरण छंद का प्रयोग बहुत करता है। श्रृंगार रस का कवि बहुत इसका प्रयोग करता है। ये इसलिए करता है कि एक लंबी रचना प्रस्तुत करने के लिए काव्य मंचों पर, उससे पहले ये छंद जब सुनाए जाते हैं तो लोगों को आकर्षित किया जाता है। इसको प्रस्तुतिकरण का एक कहते हैं, आप मेन कोर्स से पहले एक स्टार्टर समझ लीजिए। ये स्टार्टर हैं, ये जो है लोगों को मन हरते हैं, उनको बांध लेते हैं अपने साथ, सम्मोहित कर लेते हैं कवि, और उसके बाद अपनी कविताओं को प्रस्तुत करते हैं या केवल छंद ही पढ़ते हैं, ऐसा भी होता है। इसलिए बड़ा अच्छा इसका जो है मनहरण छंद प्रिय है। वैसे घनाक्षरी के 9 भेद बताएंगे कि 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन आम जनमानस में 4 तरह के घनाक्षरी जो प्रकार हैं उसका ज्यादा इस्तेमाल मिलता है। एक मनहरण छंद का यानी मनहरण घनाक्षरी, दूसरी जन घनाक्षरी, तीसरी जल घनाक्षरी, चौथी देव घनाक्षरी, और देव के अलावा रूप घनाक्षरी। ये 5 हो जाती मनहरण को मिला के, तो ये घनाक्षरियां हैं। इसके अलावा 4 घनाक्षरी ज्यादा प्रचलन में, और इन घनाक्षरों के बारे में आगे बताऊंगा। एक एक को लेके चलते हैं। आज मनहरण छंद, जिसमें 4 पद और पद में, हर पद में तुकांत, और इसका अंत जो होगा एक पद का वो गुरु से होगा हमेशा, और 16 मात्रा पे यति होगी। एक पद में 4 चरण 8 8 8 7 के क्रम में रहते हैं। वार्णिक छंद है। वार्णिक छंद में वर्णों का कोई क्रम नहीं है कि ऊपर वाले पद में गुरु है तो नीचे वाले में गुरु आएगा, ऊपर गुरु है तो नीचे लघु हो जाएगा, लेकिन वर्णों के आधार पे, और लय होती है, लय के आधार पे ही आप इसकी रचना कर सकते हैं। और विशेष इसमें एक नियम होता है कि सम सम सम, यानी गुरु 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 वाले शब्द हैं तो वो गुरु गुरु में अगर आप इसको सुनाओगे तो लय में बाधा नहीं आती। और विषम है तो विषम विषम विषम, यानी 3 मात्रा वाला शब्द ले रहे हैं तो फिर आगे 3 मात्रा वाला लेंगे, फिर 3 मात्रा वाला लेंगे, फिर आगे 3 मात्रा वाला लेंगे। तो उससे क्या है कि लय नहीं टूटती, उसमें कोई दोष नहीं आता, कोई बाधा नहीं आती।
और आप उसको आराम से गाते हुए चले जाते हैं। ठीक है, यानी शब्द जो हैं कालीन पे या मखमल पे मोती जैसे बिखरते हैं ना, वैसे ही शब्द बिखरते हुए फिसलते हुए जाएंगे, कहीं रुकावट आएगी नहीं। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, उसकी लय कैसे गाना है ये भी देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। होलिका दहन कर मन में उमंग भर, सब संग प्रीत रीत भावना निभाइए, ऐसे पढ़ना है। तो कैसे? होलिका दहन कर, होलिका, अब ऐसे आप गिनोगे तो 5 मात्राएं होलिका में, लेकिन वर्णों के आधार पर होलिका में 3 वर्ण हैं। होलिका 3 वर्ण, होलिका दहन कर, दहन में 3 वर्ण, तो 3 और 3 6 वर्ण हो गए। होलिका दहन कर में 2 वर्ण आ गए, क और रा। ठीक है, तो ये 8 वर्ण एक चरण में आए। तो होलिका दहन कर कोमा, मन में उमंग भर कोमा, मन में 3 वर्ण आ गए, मन 2, में 1। उमंग भर, उमंग में कितने? उमंग में वैसे आप मात्रा गिनोगे कितनी होगी? लघु गुरु लघु, लेकिन उमंग में 3 वर्ण होंगे। तो मन में 3 वर्ण, उमंग में 3 वर्ण और भर में 2 वर्ण, तो ये हो गए आपके 8। ऐसे करना है। होलिका दहन कर मन में उमंग भर, सब संग प्रीत रीत। अब सब संग में 4 वर्ण, सब में 2, संग में 2 और प्रीत में 2 और रीत में 2, मात्राएं 3 हैं लेकिन वर्ण 2, तो 2 2 2 और 2 8 वर्ण हो गए। ठीक है, 8 8 8, 3 बार 8, 3 चरण हो गए। और भावना निभाइए, भावना में कितने हुए? 3 वर्ण भावना में है, और निभाइए में कितने हैं? 3 में 4 5 6 7 वर्ण हो गए। निभाइए में कितने वर्ण हो गए आपके? 4 वर्ण और 3 पहले, तो 7। तो चौथे चरण में 7 वर्ण होंगे। पहले चरण में 8, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 7। तो 8 8 8 7 का क्रम रहेगा, कोमा लगाते चले जाइएगा ऐसे। और एक पद में पूरे ये 31 वर्ण, 8 8 8 7 को जोड़ेंगे तो 31 वर्ण बनते हैं। और अगर पहले 2 चरणों को मिला लोगे तो 16 वर्ण बनेंगे, 16 वर्ण पर यति है। और नीचे वाले 8 और 7 को मिला लोगे एक साथ तो ये 15 पे यति मान ली जाती है। ठीक है, और हर पद में इसके तुकांत आएगा। अब कैसे कैसे आएगा आप देखिएगा, अब मैं वर्ण नहीं बताऊंगा, गिनना आपने है। ठीक है, होलिका दहन कर मन में उमंग भर, सब संग प्रीत रीत भावना निभाइए, देशभक्ति छंद गीत रचि मन कवि मीत, जनहित साधना में प्रेम राग गाइए, मान रख संविधान देश मेरा हो महान, जाति पाति दूर कर पंथ भूल जाइए, होली पर नवरीत सुनो सब धीर मीत, भारती की लाज हित सीमा पर जाइए। अब सारे गिन लीजिएगा, ये अभी साथ में ये चल भी रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, तो इसकी आप वर्णों की गणना कर लीजिए। हर पद में 31 वर्ण मिलेंगे, एक पद में 4 चरण मिलेंगे, 8 8 8 7, 16 15 पे यति आएगी। 16 15 पे यति कैसे हुई? होलिका दहन कर मन में उमंग भर, यति 16 पे, और संग संग प्रीत रीत, सब संग प्रीत रीत भावना निभाइए, 15 वर्ण। अब निभाइए, गाइए, जाइए, फिर सीमा पर जाइए। ठीक है, ये जो है ये तुकांत आ गए लास्ट में। और ए आ रहा है तो ये सब गुरु, ए में 2 मात्रा होती है ना, गुरु, तो गुरु से इसका अंत हुआ। अब मैंने बताया था कि विषम विषम अगर है तो विषम के साथ विषम शब्द को निभाओगे आगे, 3 मात्रा था 3 मात्रा वाला शब्द, तो उसकी लय बनती है। अब इसमें बनी देखिएगा, होलिका दहन कर मन में उमंग भर, सब संग प्रीत रीत, प्रीत रीत भावना निभाइए, भावना निभाइए। अब देखिए इसमें 3 का वो आएगा, और सम है अगर तक सब संग प्रीत रीत, अब संग, अब गुरु 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 2 वर्ण आ गए, तो 2 वर्ण आए तो ये कौन से हुए? सम वर्ण आ गए, विषम वाले नहीं आए। विषम में होगा 3 5 7 मात्राओं वाले जो शब्द होते हैं वो विषम होते हैं। सम 2 4 6 8 इस तरह के जो शब्द आएंगे इतने वाले वर्णों के, वो सम वर्ण माने जाते हैं। सम वर्ण का प्रयोग कर रहे हो तो सम वर्णों का ही सही लिखेंगे, और विषम करोगे तो विषम विषम ऐसे चलाओगे तो लय नहीं टूटेगी। और ये लय का खेल है इस मनहरण छंद में, लय को ध्यान रखना। अब विषम में मैं और भी आपको एक उदाहरण देता हूं। ठीक है, तो संयुक्त अक्षर भी इसमें आप बता दूंगा कैसे गिनती है, वैसे मैंने बता चुका हूं पर वैसे भी। हास्य श्याम उल्लास घन
रंग रूप से मुखर देवलोक की नदी है, आज रुग्ण दाह में। अब इसमें छंद की लय नहीं टूट रही, कहीं रुकावट नहीं आ रही। हास्य में 2 वर्ण आ गए, ठीक है। श्यामला, श्यामला में कितने? 3 वर्ण। अब श्यामला के आगे निभाया सघन, श्यामला सघन, हास्य श्यामला सघन। अब श्यामला, श्यामला में 3 वर्ण, ठीक है, सघन में भी 3 वर्ण, तो 3 के साथ 3 को निभाया, तो इसलिए लय नहीं टूटेगी, पुल बराबर बना रहेगा और आप उससे आराम से निकल जाएंगे। रंग रूप से मुखर, रंग रूप से मुखर, ठीक है। देवलोक की नदी है, आज रुग्ण दाह में। अब इस तरह से आप निभाएंगे। अगर आज रुग्ण दाह में, तो इसमें 2 वर्ण, सम वाले के साथ सम लाओगे तो इस्तेमाल करना, विषम के साथ विषम। लेकिन अब पहले सोच के लिखोगे तो लिख नहीं पाओगे, इसकी लय के आधार पर लिखना। जब लय को समझ के लिखोगे तो मनहरण छंद आपके मन में उतर जाएगा। केवल वर्ण गिनने, ना तो इसमें संयुक्त अक्षर गिनना, ना ही कोई वर्ण के नीचे वर्ण गिनना है, ठीक है। 16 मात्रा पे इसकी यति हो और 4 पद होते हैं और हर पद में 4 चरण, 8 8 8 7। केवल इतना ध्यान करना है और इसको लिखते जाना। और ज्यादा चक्करों में पढ़ोगे व्याकरण की दृष्टि से तो लिख नहीं पाओगे। इसको लय को धार लो, उसके बाद गाइए, बहुत अच्छा आएगा आपको, ठीक है। इस पे आपकी पकड़ बन गई तो समझिए कि मंच को आकर्षित करने में, मंच पर जाकर लोगों को, श्रोताओं को आकर्षित करने में आप निकल आ जाए। ये स्टार्टर है, शुरुआत है, कविता पाठ से पहले करेंगे तो लोग बनते हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से समय बहुत हुआ, आज के लिए इतना ही। आगे मैं इसी घनाक्षरी के जो भेद हैं उसके बारे में आपसे कुछ ना कुछ बात करूंगा, या तो जन घनाक्षरी के बारे में, या जल घनाक्षरी के बारे में, या देव घनाक्षरी के बारे में, या रूप घनाक्षरी के बारे में। मिलते जुलते हैं, बस मात्राओं का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो मेरे ख्याल से आज इतना बहुत है। आप इसका अभ्यास कीजिएगा, कंप्लीमेंट देने, कहीं कमेंट्स करने मेरे इस वीडियो पर, तो आप घनाक्षरी लिख कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप उसका अभ्यास कीजिए। हमारे पोएट्री आर्ट की, कविता की पाठशाला की यही कोशिश है कि नए रचनाकार इन छंदों को पहचाने, छंदों में लिखना सीखें, तो एक कविता निखर के सामने आएगी। गंभीर चिंतन करें, अच्छा लिखें, समाज को अच्छा दें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, आप नए रचनाकार हैं तो आगे 2 रचनाकारों को और शेयर करें, ताकि उनमें भी इन चीजों की जानकारियां हों और उनके लेखन में भी और परिपक्वता आए, सुधार की गुंजाइशें पूरी होनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और पिछले मेरे जितने एपिसोड आपको देखने कविता की पाठशाला के, तो ये ऊपर आई का निशान देख रहे हैं, आप इसको क्लिक कीजिएगा, आई के बटन को, तो आपके सारे मेरे एपिसोड खुल जाएंगे, आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सबने मेरी बात बड़े मन से सुनी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः पुनः नमस्कार। अच्छा सोचिए, अच्छा लिखिए और इस वीडियो को प्रचारित करते रहिए, प्रसारित करते रहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें लाभान्वित हो सकें। नमस्कार।